Jai Hind friends, let's start. In the context of recent advance in human reproductive technology, pro-nuclear transfer is used for. ओके तो पहले समझते हैं प्रो न्यूक्लियर क्या होता है। प्रो न्यूक्लियर मतलब नो डिसीज ट्रांसफर इन चिल्ड्रन। और ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? अभी सपोज एक कपल पेशेंट है और इनमें जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना, वो इन्फेक्टेड है। तो ये इन्फेक्टेड माइटोकॉन्ड्रिया को रिप्लेस विथ हेल्दी डोनर्स माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये टेक्नोलॉजी यही काम करती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, प्रिवेंशन ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल डिसीजेस इन ऑफस्प्रिंग। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 39, विथ रेफरेंस टू visible light communication VLC technology, which of the following statement are correct? Select the correct answer। ठीक है, अभी देखते हैं। VLC has no electromagnetic interference। VLC can transmit large amount of data faster than Bluetooth। VLC is known as long range optical wireless communication। VLC uses electromagnetic spectrum wavelength। ठीक है, तो देखो इन्होंने क्या कहा है, फिजिबल लाइट कम्युनिकेशन। तो हमें पता है लाइट की स्पीड तो फास्ट होती है। तो उस लॉजिक के साथ हम थर्ड स्टेटमेंट को देखो, कैन ट्रांसमिट लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फास्टर देन ब्लूटूथ। एक तो कैन बताया मतलब पॉसिबिलिटीज बता रहे हैं। ओके, और वीएलसी क्या है? विजिबल लाइट कम्युनिकेशन। लाइट की अगर इस तरह से सोचेंगे, लाइट की स्पीड तो सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट तो सही होगा। तो थर्ड अगर सही है तो ये गया, अभी बचे बाकी स्टेटमेंट। VLC हैज नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस, तो सही बात है, इनमें कोई नो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस रहता है। और मैंने कहा था देखो, इंक्रीज की जगह पे ये डिक्रीज देंगे, लॉन्ग की जगह जगह पे ये शॉर्ट देंगे, गुड की जगह पे ये बैड देंगे। ठीक है, इस तरह से वो ये क्या करेंगे, एग्जामिनर वर्ड को स्वैप करेगा। तो ये थर्ड जो है ना, सेकंड स्टेटमेंट ये गलत है। VLC इज नोन एज लॉन्ग रेंज नहीं है, ये शॉर्ट रेंज ऑप्टिकल वायरलेस कम्युनिकेशन है। और फर्स्ट स्टेटमेंट सही है, तो इसका सही आंसर है 134। 134 सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 39, विद द प्रेजेंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन इफेक्टिवली डू विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन 2020 का है। तो अकॉर्डिंग टू 2020 आंसर की, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 13134। बट अगर 2025 में अब आप देखोगे तो क्रिएट मीनिंगफुल शॉर्ट स्टोरीज एंड सॉन्ग्स ये चैट जीपीटी करता है। चैट जीपीटी, ओके, डीप सीक वगैरह वगैरह करते हैं। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ही पार्ट है। बट ये डेवलपमेंट 2025 के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो उस टाइम ये इतना न्यूज में नहीं था। ओके, अभी नंबर 40, विथ रेफरेंस टू ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। देखो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे ये थर्ड क्वेश्चन है। Applications that depend on the basic feature of blockchain can be developed without anybody's permission। देखो, एप्लीकेशंस हमेशा क्या रहते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम एप्लीकेशन बराबर रहते हैं। और इन्होंने क्या कहा है, कैन बी डेवलप्ड। ओके, ठीक है, देखते हैं अभी ये सही है कि नहीं है, इसको होल्ड पर रखते हैं। द स्ट्रक्चर एंड डिजाइन ऑफ ब्लैक चेंज in such that all the data in it are about cryptocurrencies only। सिर्फ क्रिप्टोकरेंसीज का इस डेटा रहता है इसमें। ठीक है, इट इज पब्लिक लेडर दैट एवरीवन कैन इंस्पेक्ट बट नो सिंगल यूजर कंट्रोल। अभी देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट और थर्ड स्टेटमेंट क्या बता रहे हैं कि नो सिंगल यूजर कंट्रोल करता है, और ये यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि डेवलप्ड विदाउट एनीबॉडीज परमिशन। मतलब ये दोनों, एक तो सेंटेंस वन और थ्री साथ में आएगा। ठीक है, नहीं तो दोनों भी गलत होंगे। तो याद रखना, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है ना, उसे डिसेंट्रलाइज टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूटेड लेडर। ठीक है, ये दो वर्ड याद रखना। ब्लॉक ब्लॉक सॉरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जब आती है,
तो डिसेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लेडर, ये दो कीवर्ड्स याद रखना। ठीक है, तो जब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो होती है, इसमें किसी की नो सिंगल यूजर कंट्रोल करता है, और ये कोई भी, ये ओपन प्लेटफॉर्म है, तो कोई भी विदाउट परमिशन इससे क्या करता है, उसमें चेंजेस कर सकता है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट सही है। अभी इसमें जो ओनली है ना, ऑल द डेटा इज इन द इज अबाउट क्रिप्टो करेंसी, तो ये सिर्फ क्रिप्टो करेंसी नहीं है, इसमें डेटा मैनेजमेंट, स्पेस, ये सब कुछ आता है इसमें। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 41, with reference to carbon nanotube consider the following statement, which of the above statement are correct। ठीक है, देखते हैं। अभी देखो यहाँ पर हमारी ट्रिक काम नहीं करने वाली, कैन कैन कैन, ये है ना, बट यहाँ पर ट्रिक काम नहीं करने वाली, और मैंने कहा था ट्रिक अपनी 7 से 8 टाइम काम करेगी आउट ऑफ 10 बार, 2 से 3 बार ये काम नहीं करने वाली। ओके, तो इसका सही आंसर है, they can be used as a carrier of drugs and antigens in the human body, they can use in a biochemical sensor, and they carbon nanotube are biodegradable। तो इसका सही आंसर है 1, 3, 4, ऑप्शन सी। ओके, सेकंड स्टेटमेंट जो है ना, कैन बी मेड इनटू आर्टिफिशियली ब्लड कैपिलरीज फॉर एन इंज्योर्ड पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी, ये गलत स्टेटमेंट है। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 43, द एक्सपेरिमेंट विल employ a trio of spacecraft flying in a formation in the shape of an equilateral triangle that has side 1 million kilometer long with laser shining below the craft, that experience experiment in this question refers to। अभी देखो ये उस टाइम का करंट अफेयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो लेजर शाइनिंग, और यहाँ पे देखो लीसा, लीसा, लीसा मतलब क्या होता है, लेजर इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना। ठीक है, मतलब आंसर तो होगा सी या फिर डी में। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इवॉल्व लीजा है। और ये जो लीजा होता है, इसका यूज टू डिटेक्ट ग्रेविटेशनल वेव्स। ठीक है, अभी ये जो वाइगर 2 है ना, ये नासा का प्रोजेक्ट है टू स्टडी जो गैसियस प्लैनेट है, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, इनको स्टडी करने के लिए ये नासा ने लॉन्च किया है। न्यू होराइजन, ये प्रोजेक्ट भी नासा का ही है, और ये आउटर प्लैनेट को एक्सप्लोर करने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। आउटर प्लैनेट मतलब क्या, हमारी जो सोलर सिस्टम, सोलर है ना, सूर्यमालिका जिसे कहा जाता है, तो उसके बाहर जो कुछ है ना, उसको स्टडी करने के लिए, जैसे कि अ, देखो अभी प्लूटो तो हमारा ये नहीं है, प्लूटो उसके बाद क्विपर बेल्ट, इसको एक्सप्लोर करने के लिए नासा का ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था उन्होंने। ओके, न्यू होराइजन मतलब नेपच्यून के आगे वाला जो भी पार्ट है ना, उसको स्टडी करने के लिए। अभी क्वेश्चन नंबर 44, के, ठीक है, ह्यूमन, कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, ह्यूमन इंडल्ज प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल कैन बी injected into the embryo of pig, person genome can be edited before birth at early embryonic stage, genetic changes can be introduced in the cell that produce eggs or sperms of the prospective parents। भी देखो ये यहाँ पे तीनों भी कैन है, और हमारी ट्रिक काम करती है यहाँ पे, ये तीनों भी स्टेटमेंट सही है। अभी ना ये थोड़ा एकदम पूरे बायोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो इसमें याद रखेंगे हम पहले तो, ये प्लूरोपोटेंट क्या रहता है। ओके, प्लूरोपोटेंट मतलब क्या होता है, देखो प्लूरोपोटेंट से पहले एक समझ लो, स्टीम सेल। ठीक है, स्टीम सेल क्या होता है वो समझते हैं पहले। स्टीम सेल मतलब एक सिंपल सेल होता है जिसकी कैपेसिटी होती है टू डेवलप अदर सेल। ओके, नया सेल बनाने की कैपेसिटी रहती है, उसे कहा जाता है स्टीम सेल। और ये स्टीम सेल में कौन कौन से एग्जांपल्स है, तो एक है
एम्ब्रॉयनिक स्टीम सेल, और दूसरा है इंड्यूस्ड प्लूरिपोटेंट स्टीम सेल। ठीक है, ये वाला। और ये जो प्लूरिपोटेंट स्टेम सेल है ना, ये लैब में बनाया जाता है, ये नेचुरली नॉट फाउंड। ठीक है। और कैपेसिटी ऑफ स्टीम सेल कॉल्ड एज टोटीपोटेंट। ओके। और इस टोटीपोटेंस को क्या रहता है, कैपेसिटी रहती है टू रीजनरेट सेल। ठीक है, तो ये चीजें याद रखना, हमें नेक्स्ट टाइम काम में आ सकती है। अभी क्वेश्चन नंबर 42, at the present level of technology, which of the above activities can be successfully carried out by using drones? ठीक है, तो ड्रोन से क्या क्या कर सकते हैं। जो खेती होती है ना, क्रॉप फील्ड के ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे कर सकते हैं। सही है, स्प्रे कर सकते हैं। इंस्पेक्टिंग द क्रैटर्स ऑफ एक्टिव वोल्केनो, ये भी कर सकते हैं। ओके। कलेक्टिंग ब्रीथ सैंपल फ्रॉम स्प्राउटिंग वेल्स फॉर डीएनए एनालिसिस। इसका मतलब देखो, ये जो वेल्स रहते हैं ना, उनके जो वाटर के फव्वारे मारते हैं ऊपर से वो, तो जब वो पानी बाहर छोड़ते हैं ना, तो उस पानी का सैंपल कलेक्ट करना, इससे कहा जाता है एरियल मेटा जीनोमिक्स। और ये भी हम डीएनए ड्रोन की मदद से करते हैं। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है, आंसर डी इज द करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 45, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूजिंग। अभी देखो, ये वैक्सीन, कंजुगेटेड वैक्सीन का बताया इन्होंने। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है। अभी देखो थर्ड स्टेटमेंट, दिस वैक्सीन हैज नो साइड इफेक्ट। अभी हर वैक्सीन को कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट होता ही है ना। एंड यहाँ पे क्या कहा है, नो एलर्जिक रिएक्शन, कुछ भी क्या मतलब, थर्ड तो हर हालत में गलत है। ठीक है, अगर किसी चीज का कोई इफेक्ट मतलब साइड इफेक्ट नहीं हो, तो इफेक्ट भी तो कुछ होंगे क्या। हर चीज का कुछ तो पॉजिटिव होता है, कुछ नेगेटिव होता है। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। अभी बचा वन एंड वन टू, तो वन तो हर हालत में सही है, दिस वैक्सीन आर इफेक्टिव अगेंस्ट द न्यूमोनिया एज वेल एज meningitis एंड सेप्सिस। तो ये तो सही है। डिपेंडेंस ऑन एंटीबायोटिक दैट आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट ड्रग रेजिस्टेंस बैक्टीरिया कैन बी रिड्यूस्ड। देखो, कैन बी रिड्यूस, पॉसिबिलिटीज बता रहे, हो सकता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 46। ओके दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप भी मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। अगर साथ क्वेश्चन साथ में सॉल्व करोगे ना, तो ज्यादा बेनिफिट होगा आपको। ओके। इन इंडिया, द टर्म पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूजिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी देखो, ये पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ना लगेगा ये भी सही है, ये भी सही है, सब ऑप्शन सही लगेंगे आपको। बट ये जो डिजिटल सिक्योरिटी है ना, इसमें ऑल द ऑप्शंस इंक्लूडेड, मतलब डिजिटल सिक्योरिटी में फूड सिक्योरिटी भी आएगी, हेल्थ रिलेटेड भी आएगा, एजुकेशन रिलेटेड भी आएगा, टेलीकम्युनिकेशन भी आएगा। ठीक है, तो आंसर ए इज द बेस्ट आंसर। ठीक है। विथ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस फैक्टर फॉर एक्सपोजर ऑफ बेंजाइन पोल्यूशन। तो बेंजाइन पोल्यूशन होने के कौन कौन से रीजंस है। तो ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, टोबैको स्मोक एंड वुड बर्निंग, ये तीनों इसके रीजंस हैं। ठीक है, तो आंसर वन टू थ्री है। ओके। अभी याद हमें ये रखना है कि ये जो पॉलीयूरिथे ये जो पॉलीयूरिथेन है ना, इसका यूज होता है टू मैन्युफैक्चर फर्नीचर्स एंड जो मैट्रेसेस वगैरह बनाते हैं ना, उसके लिए। ठीक है। अभी बेंजीन जो रहता है, ये हमें क्रूड ऑयल में मिलता है, एज वेल एज ये बाय प्रोडक्ट ऑफ वेरियस इंडस्ट्रियल प्रोसेस। ठीक है। और बेंजीन पोल्यूशन के कारण जो बोन मैरो है ना, इस पे अफेक्ट होता है। ओके, बोन मैरो अफेक्ट होता है। अगर बोन मैरो अफेक्ट होगा, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी भी अफेक्ट होगी। ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 47,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द जनरल डिफरेंस बिटवीन द प्लांट एंड एनिमल सेल? ठीक है, प्लांट एंड एनिमल सेल करेक्ट कौन सा है? प्लांट सेल हैव सेल्यूलस सेल वॉल while animal cell do not. प्लांट सेल हैज सेलुलस सेल वॉल और एनिमल में ये सेलुलर सेल वॉल नहीं होती। ये स्टेटमेंट सही है। प्लांट सेल डू नॉट हैव प्लाज्मा मेम्ब्रेन अनलाइक एनिमल सेल विच डू। ओके, तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है? तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, प्लांट, देखो प्लांट में सेल वॉल होता है, प्लांट में प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। ठीक है, और एनिमल में सेल वॉल नहीं होता। ओके, नो सेल वॉल इन एनिमल, बट एनिमल हैज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट गलत हुआ। मैच्योर प्लांट सेल हैज वन लार्ज वोक्यूल while animal cell has many small vacuoles। तो ये स्टेटमेंट सही है। आंसर 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। In another, okay, question number 49. In another global financial crisis happen in the near future. Okay, which of the following action policies most likely to given some immunities to India? अभी इस तरह का क्वेश्चन ना इस साल बन सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो उल्टी सीधी इकोनॉमिकल नीतियां है ना, उससे ये क्वेश्चन बन सकता है हमारे। ओके, इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है। तो इसको समझते हैं पहले। अभी इन्होंने क्या कहा है कि मोस्ट लाइकली टू गिव सम इम्यूनिटी टू इंडिया। ओके, ऐसे कौन से स्टेप्स लेंगे जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस होगा बट हमें सबसे कम उसका इम्पैक्ट होगा, मतलब वी आर मोस्ट इम्यून रहेंगे उसको। तो हम क्या करेंगे, देखो, अगर मेंटेनिंग फुल फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी। कन्वर्टिबिलिटी मतलब देखो, नॉर्मली कन्वर्टिबिलिटी क्या रहता है? ओके, जस्ट सोचोगे तो कन्वर्ट क्या करेंगे, मनी कन्वर्ट करेंगे, यहाँ से वहां कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे हम? मनी एक्सचेंज करेंगे। तो मनी एक्सचेंज करेंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तुम किसी कंट्रीज के साथ इन्वॉल्व हो रहे हो ना। तो अगर एक कंट्री का मनी आपने लिया और उसकी करेंसी फॉल हो गई, जैसे तुर्की की फॉल हो गई थी, ठीक है, जिम्बाब्वे की फॉल हुई है, तो इससे तो अगर ग्लोबल क्राइसिस आया तो आपको क्या होगा? आपको इम्पैक्ट होगा ना। तो ये स्टेटमेंट तो गलत है। मतलब जब ये फुल कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है तो आप बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड होते हो ग्लोबल इकोनॉमी से। ओके, तो जब ग्लोबल इकोनॉमी भी फिसलेगी तो आपको भी उसके साथ फिसलना ही पड़ेगा। ठीक है, ओपनिंग अप द मोर फॉरेन बैंक। अभी फॉरेन बैंक ज्यादा ओपन करेंगे तो फॉरेन करेंसी भी तो आएगी। फॉरेन करेंसी आएगी मतलब हम ग्लोबली क्या करे हो रहे हैं, ग्लोबली इंटीग्रेट हो रहे हैं, ग्लोबली कनेक्ट हो रहे हैं। बट ग्लोबली कनेक्ट होने के साथ साथ अगर ग्लोबली कुछ क्राइसिस होगा तो वो भी आपको हार्म करेगा। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। तो दो गलत है, तीन भी गलत है, तो बचा क्या? ऑप्शन वन, नॉट डिपेंडिंग ऑन शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोइंग। ठीक है, ठीक है, नॉट डिपेंड, हम डिपेंड नहीं रहने वाले शॉर्ट टर्म फॉरेन बोरोवर के साथ, क्योंकि शॉर्ट टर्म क्या करने पड़ते हैं? रिपेड रीपेड विद इन शॉर्ट पीरियड। तो बेस्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। इफ यू विड्रॉ, आपने 1 लाख रुपए विड्रॉ कर दी है फ्रॉम योर डिमांड डिपॉजिट अकाउंट एट योर बैंक, द इमीडिएट इफेक्ट ऑन एग्रीगेटिव मनी मार्केट इन द इकोनॉमी विल बी। अभी देखो, आपने 1 लाख रुपए निकाल दिए तो आप घर जाके थोड़ी ना रखने वाले हो, आप उसको खर्च करोगे। खर्च करने के बाद डिमांड एंड सप्लाई मतलब इकोनॉमी में आएगा, तो इसका कुछ इट लीव्स नो चेंजेस। डी इज द करेक्ट आंसर। ओके, अभी एक चीज याद रखना, मनी एग्रीगेट, इसका एक फार्मूला मैं बता रहा हूँ। मनी एग्रीगेट, मनी एग्रीगेट मतलब होता है मॉनेटरी बेस, जिसे हम नियम, ये भी, फिर नियम वन जिसे कहा जाता है नैरो मनी प्लस नैरो मनी, प्लस नियम टू, प्लस नियम थ्री। नियम थ्री होता है ब्रॉड मनी।
ठीक है, तो ये फार्मूला याद रखना। अभी क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। विद रेफरेंस टू foreign direct investment in India, which one of the following consider its major characteristics? एफडीआई की मेजर कैरेक्टरिस्टिक कौन सी है वो हमें बताना है। इट इज अ लार्जली नॉन डिबेट क्रेडिटिंग कैपिटल फ्लो, तो ये बी इज द करेक्ट आंसर है इसका। अभी ना स्टेटमेंट ए अगर देखोगे ना, इट इज इन्वेस्टमेंट थ्रू कैपिटल इंस्ट्रूमेंट्स इसेंशियली इन द लिस्टेड कंपनी, ये इसेंशियली देखो एडजेक्टिव, ये गलत है। ठीक है, अभी ना थोड़ा इसमें ये करेंगे, एनालिसिस करेंगे। अगर आप स्टेटमेंट नंबर डी देखोगे ना, इट इज द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इन द गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो ये आता है फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो नेक्स्ट टाइम यही क्वेश्चन पे जगह पे विद रेफरेंस टू फॉरेन इनडायरेक्ट, डायरेक्ट है ना, इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टरिस्टिक, तो उसका आंसर डी आ सकता है। ओके, बट हमें डायरेक्ट पूछा है तो यहाँ पर आएंगे। अभी इसमें ना थोड़ा इंपॉर्टेंट एनालिसिस करना है कि यहाँ पे उन्होंने कहा है कि लिस्टेड कंपनीज। ओके, लिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है, फिर अनलिस्टेड कंपनीज कौन सी होती है, फिर अनलिस्टेड कंपनीज मतलब अनलिस्टेड, पहले देखेंगे अनलिस्टेड कंपनीज। अनलिस्टेड कंपनीज मतलब जो पब्लिक कंपनीज नॉट लिस्टेड इन एनी स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज, और जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है उसे लिस्टेड कंपनीज बोलते हैं, लिस्टेड। जस्ट अ मिनट। ओके, ठीक है। अभी बाकी यहाँ पर उन्होंने नॉन डेप्थ, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया है नॉन डेप्ट। अभी नॉन डेप्ट फ्लो क्या रहता है और डेप्ट फ्लो क्या रहता है वो हमें समझना पड़ेगा, क्योंकि इस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले समझते हैं डेप्ट फ्लो क्या हो रहता है। डेप्ट फ्लो मतलब देखो, ये डेप्ट फ्लो एक टाइप है फॉरेन कैपिटल, फॉरेन कैपिटल का, बट इसे क्या करना पड़ता है, दे हैव टू रीपे। ओके, इसे रीपे करना पड़ता है, वेयर एज नॉन डेप्ट फ्लो ये भी एक कैपिटल फ्लो है, कैपिटल फ्लो, बट दे डिड नॉट नीड टू रीपे। ओके, ओके, उन्हें रीपे करने की आवश्यकता नहीं होती। अभी डेप्ट फ्लो में कौन कौन से एग्जांपल्स आएंगे, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, उसके बाद फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स, थर्ड है एनआरआई डिपॉजिट। ठीक है, ये आते हैं डेब्ट फ्लो में। और डेब्ट फ्लो क्या है, एक फॉरेन कैपिटल का इंस्ट्रूमेंट है या फिर टाइप ऑफ फॉरेन कैपिटल है जिसे दे हैज टू नीड, मतलब डेब्ट फ्लो को रिपे करने की आवश्यकता होती है। हियर एज नॉन डेब्ट फ्लो को कैपिटल, नॉन डेब्ट फ्लो आल्सो अ कैपिटल फ्लो, बट इसे रिपे करने की आवश्यकता नहीं होती, मतलब दे डू नॉट हैव अ डायरेक्ट रिपेमेंट ऑब्लिगेशंस। ठीक है, और इसके एग्जांपल्स कौन से आएंगे, तो एफडीआई आएगा, एफआईआई आएगा, ठीक है, फिर डिपॉजिटरी रिसिप्ट आएगा, एफआईआई नहीं एफपीआई आएगा। ओके, अभी एफडी जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है ना, उसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन याद रखेंगे। जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, इन्हें टैक्स में इंसेंटिव्स मिलते हैं, फिर इनको नो इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है। ओके, अब ये इतनी फैसिलिटीज दे रहे होंगे, मतलब कुछ तो फायदा होगा ना, हमारा भी तो इतना फायदा होगा, इसलिए तो हम उनको इतने टैक्स इंसेंटिव्स दे रहे हैं, फिर नो इंटरेस्ट रेट, नो इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं।
तो एक्चुअली होता क्या है कि ड्यू टू एफडीआई, मतलब एफडीआई जब आता है तो साथ में वो लाता है टेक्नोलॉजिकल एक्सपर्टीज वो लेके आता है। मतलब वो क्या करेगा, वो जॉब जनरेट करेगा। इसलिए हम एफडीआई को इतने इंसेंटिव्स देते हैं। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे। इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी, नॉन फाइनेंशियल डेब्ट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। नॉन फाइनेंशियल डेब्ट, पहले समझते हैं नॉन फाइनेंशियल डेब्ट क्या होता है और फाइनेंशियल डेब्ट क्या होते हैं। ओके, हमने अभी क्या पढ़ा था, डेब्ट फ्लो, नॉन डेब्ट डेब्ट फ्लो और नॉन डेब्ट फ्लो पढ़ा। ठीक है, अभी ये ना कंफ्यूज मत हो यहाँ पर। हाँ, पहले समझते हैं फाइनेंशियल डेब्ट। फाइनेंशियल डेब्ट मतलब रेज कैपिटल या फिर बोरो मनी फॉर बिजनेस एक्टिविटीज। और बोरो मनी कहाँ से बोरो कर सकते हो आप, गवर्नमेंट से, बैंक से। ओके, वेयर एज नॉन फाइनेंशियल डेब्ट क्या होता है, तो नॉन फाइनेंशियल डेब्ट मतलब आपने लोन लिया है फॉर आउटसाइड फाइनेंशियल सेक्टर्स, जैसे कि हाउस होल्ड के लिए। ओके, मतलब अगर पर्सनल यूज के लिए आपने लोन लिया है, इसे फाइनल नॉन फाइनेंशियल डेब्ट कहा जाता है। ओके, तो इसका सही आंसर है हाउसिंग लोन, पर्सनल यूज के लिए। अमाउंटिंग आउटस्टैंडिंग ऑन द क्रेडिट कार्ड के पर्सनल यूज का ये भी, और ट्रेजरी बिल, ये तीनों के लिए भी नॉन फाइनेंशियल डेब्ट इंक्लूड होता है। अभी समझ लेना है कि ट्रेजरी बिल क्या होते हैं। ये शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है जो कि इशूड बाय गवर्नमेंट टू रेज मनी। ठीक है, अभी एक चीज याद रखना, पब्लिक डेब्ट क्या रहता है। पब्लिक डेब्ट, जो पैसा ओन बाय गवर्नमेंट, उसे कहा जाता है पब्लिक डेब्ट। ठीक है, या फिर मनी ओन बाय गवर्नमेंट कम्स अंडर पब्लिक डेब्ट। अभी ना ये जो छोटे छोटे कंसेप्ट हमने अभी डिस्कस किया ना, इस पर ना आगे क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, मतलब यही जो कंसेप्ट है, यही जो कीवर्ड्स है ना, हमें आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में मदद करेंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। इन इंडिया, व्हाई आर सम न्यूक्लियर रिएक्टर केप्ट अंडर IAEA सेफगार्ड व्हाइल अदर आर नॉट। अभी इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था। ठीक है, तो यहाँ पे IAEA क्या रहता है। IAEA मतलब होता है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। ओके, जो सेफगार्ड न्यूक्लियर रिएक्टर्स, इंपोर्ट यूक्रेन यूरोप। मतलब देखो, ये जो IAEA है ना, इसका मेन फंक्शन ये होता है कि अगर आप कुछ यूरेनियम इंपोर्ट कर रहे हो तो उस पे चेक रखना है। क्योंकि अगर आपने इस यूरेनियम को इलेक्ट्रिसिटी बनाने के पर्पज से लिया है और मिलिट्री में यूज कर रहे हो, तो इसको चेक रखने के लिए ये IAEA सेफगार्ड रहता है। तो इसका सही आंसर क्या है, सम यूज इंपोर्टेड यूरेनियम एंड अदर आर यूज डोमेस्टिकल सप्लाई। तो ठीक है, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। और बाकी अगर ऑप्शन देखोगे ना, सम आर ऑपरेटेड बाय फॉरेन इंटरप्राइजेस एंड अदर आर ऑपरेटेड बाय डोमेस्टिकल एंटरप्राइज, ये कुछ भी सेंस नहीं बनाता। सम आर स्टेट ओन एंड अदर आर प्राइवेटली ओन। देखो, यूरेनियम प्राइवेटली ओन वाले इस चीजों में आता नहीं है, ये पूरे गवर्नमेंट वाले अथॉरिटीज रहती है। ओके, और सम यूज यूरेनियम एंड अदर यूज थोरियम, इसका भी कोई सेंस बनता नहीं। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 52। With reference to the international trade of India at present, which of the following statement are correct? स्टेटमेंट 4 से पढ़ेंगे। इंडिया सफर्स फ्रॉम एन ओवरऑल ट्रेड करंट अकाउंट डेफिसिट। तो ये स्टेटमेंट अभी भी सही है, तभी भी सही थी। इंडियन एक्सपोर्ट्स
इंडिया एक्सपोर्ट्स ऑफ सर्विसेज आर मोर देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। देखो, इंडिया की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट होता है सर्विस सेक्टर्स का। ठीक है, उसमें सबसे एक बड़ा एग्जांपल है आईटी। और ये स्टेटमेंट सही है, इंडिया एक्सपोर्ट करता है अपने सर्विसेज को मोर देन इंपोर्ट। ठीक है, अभी थर्ड सेकंड स्टेटमेंट को देखो, इंडियाज इंपोर्ट ऑफ आयरन एंड स्टील केमिकल फर्टिलाइजर मेक मशीनरीज हैज डिक्रीजेज इन रिसेंट ईयर। अभी ये बता रहे हैं कि इंडिया का जो इंपोर्ट है, ठीक है, इंपोर्ट आयरन का, स्टील का, केमिकल फर्टिलाइजर और जो मशीनरीज है, इनका रिसेंट ईयर में कम हुआ है। नहीं दोस्तों, अभी देखो, आपको पता भी नहीं होगा आयरन का बढ़ा है या कम हुआ है, बट आयरन स्टील इसमें से एक, फर्टिलाइजर इसमें से एक का भी अगर कम हुआ तो ये मतलब जो इंपोर्ट है ना वो इंक्रीज हुआ, तो ये स्टेटमेंट गलत हो सकता है ना। इस तरह से भी आप सोच सकते हो, मतलब पूरी खिचड़ी बना दी है उन लोगों ने, ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया। ओके, तो ये स्टेटमेंट तो पक्का गलत है। ठीक है, अगर आप दो को हटा दोगे ना, ये गया ये भी गया, अभी होता है। ठीक है, और हमने ऑलरेडी पढ़ा है कि थर्ड और फोर्थ तो स्टेटमेंट सही है, तो आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। तब भी स्टेटमेंट फर्स्ट को पढ़ेंगे हम। इंडियाज मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स आर लेस देन इट्स मर्चेंटाइज इंपोर्ट। ठीक है, इंडिया का जो मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट्स है ना, आर लेस देन, वो कम है, देन इट्स मर्चेंटाइज इंपोर्ट। तो ये स्टेटमेंट सही है, बट अभी देखो, ये तो हमने सॉल्व किया क्योंकि हम क्वेश्चन एग्जाम में बैठ कर जैसे सॉल्व करते हैं उस तरह से सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, बट ये इसका जो आंसर है ना, यूपीएससी ने दिया वाला, वो कोई आंसर नहीं दिया, इन्होंने क्वेश्चन कैंसिल कर दिया है। ठीक है, बट जस्ट हमें अपनी थिंक प्रोसेस को और डेवलप करना है, इसलिए हमने पहले क्वेश्चन सॉल्व किया। ओके, द टर्म वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट समटाइम फाउंड इन न्यूज। अभी ये उस टाइम का करंट अफेयर है, तो ये क्रूड ऑयल से रिलेटेड है। ठीक है, with reference to the trade related investment measures prime, which of the following statement are correct। ठीक है, अभी ट्राइम को पहले समझते हैं, उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, ये जो ट्राइम है ना, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, इसका पर्पस क्या होगा कि इसे क्यों बनाया था? तो इसे बनाया था कि टू क्रिएट मोर ओपन एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी इन्वेस्टमेंट इन्वायरमेंट। ट्रायम रिस्ट्रिक्ट करता है जो मेजर्स फेवर करते हैं डोमेस्टिक फर्म्स को, और ये ट्रायम इंश्योर करता है कि इक्वल या फिर जो लेवल प्लेइंग कंपटीशन हो। इसका मतलब क्या है? ट्रायम क्या करता है? नॉट रेगुलेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। बट इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट आके इंडिया में चली जाए। ये नॉट रेगुलेट, बट दे हैज टू फॉलो सम रूल्स विच आर डिजाइन बाय और विच आर proposed बाय फॉरेन एक्सचेंज। नहीं तो अगर इन पे कोई चेक नहीं रखा है तो ये स्मगलिंग के लिए या फिर कोई भी टेरर एक्टिविटी के लिए यूज कर सकते हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड एक गाइडलाइन प्रोवाइड की हुई है, डिपार्ट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, तो इन दोनों रूल्स के हिसाब से चलना पड़ता है इनमें। ठीक है, अभी देखो, स्टेटमेंट थर्ड क्या है? दे आर नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इससे नॉट कंसर्न विद द रेगुलेशन। अभी हमने देखा ना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन नहीं रहता, तो ये स्टेटमेंट सही हुआ। तो ये गया बच्चे 1 3 1 2 3। They apply to investment measures related to trade in both goods and services। तो ये गलत है, सर्विसेज नहीं आती, या फिर सिर्फ गुड्स आता है। मतलब दो को हटा देंगे तो बचा आंसर सी 1 and 3। क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शन ऑन इंपोर्ट्स बाय द फॉरेन इन्वेस्टमेंट आर प्रोहिबिटेड। तो ये स्टेटमेंट सही है। बाकी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन।
If the RBI decide to adopt an expansionist monetary policy, which of the following would not do? अभी नहीं करना है, करेंगे ऐसा बोला है उन्होंने. ओके, आरबीआई ने डिसाइड किया है कि वो अडॉप्ट करेंगे एक्सपांशनिस्ट मॉनेटरी पॉलिसी, तो वो क्या नहीं करेंगे. ठीक है, करेंगे नहीं बोले उन्होंने, क्या नहीं करेंगे वो बताया है. तो cut and optimize the statutory liquidity ratio, increase the marginal standard facility rate, cut the bank rate and repo rate. अभी देखो मैंने कहा था इंक्रीज के जगह पे डिक्रीज देंगे, डिक्रीज की जगह पे इंक्रीज देंगे. तो यहाँ पे एक्चुअली डिक्रीज द मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी है. तो आंसर हमारा दो आने वाला है, क्योंकि यहाँ पे नॉट कहा है. तो जो स्टेटमेंट में दो है वो क्या होगा, वो हमारा आंसर होगा. तो ये गया. अभी बचे 1 2 2 1 2 3. कट द बैंक रेट एंड रेपो रेट, तो ये नहीं है. और ये कट द ऑप्टिमाइज द स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये भी नहीं है. आंसर बी इज द करेक्ट है. अभी हम ना, जब आरबीआई डिसाइड करता है उन्हें कौन सी पॉलिसी है, कॉन्ट्रैक्ट कॉन्ट्रैक्टरी पॉलिसी, जब आरबीआई डिसाइड करता है अडॉप्ट करने के लिए, तो आरबीआई इंक्रीज करता है कैश रिजर्व रेशियो, रेपो रेट. ओके, रेपो रेट के साथ फिर क्या करता है, एसएलआर इंक्रीज करता है, एंड एमएसएफआर मतलब मोल्टन साल्ट फास्ट रिएक्टर. ठीक है, इनको इंक्रीज करता है. बट जब एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी अप्लाई करता है तो ये सभी को वो डिक्रीज करता है. ठीक है, सीआरआर को, फिर रिवर्स रेपो रेपो रेट को, एसएलआर को, और एमएस एफआर को क्या करता है, डिक्रीज करता है जब एक्सपांशनिस्ट पॉलिसी अप्लाई करनी होती है. तो स्टेटमेंट टू इज द करेक्ट है उसका आंसर. अभी क्वेश्चन नंबर 59. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. Which of the above statement correct? One of the most important function of the DCCB, District Central Operative Bank, is to provide fund to the primary agricultural credit society. One of the मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन कहा है, मतलब एक, इतने सारे चीजों में ये एक भी आता है. तो सेकंड तो स्टेटमेंट बराबर है. इन द टर्म ऑफ शॉर्ट इन टर्म्स ऑफ शॉर्ट टर्म credit delivery to the agriculture sector, district central cooperative bank deliver more credit in comparison to scheduled commercial bank and regional bank. अभी इन्होंने, मैंने कहा था देखो, मोर की जगह पे लेस आने वाला है, इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज, वर्स्ट की जगह पे गुड आएगा, गुड की जगह पे बैड आएगा यहाँ पे. तो ये स्टेटमेंट गलत है. ये मोर नहीं है. अभी देखो, ये जो कमर्शियल बैंक होती है ना, दे प्रोवाइड लार्जेस्ट लोन टू द रूरल एरिया, मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर रिलेटेड जो बिजनेसेस रहते हैं उनको. तो स्टेटमेंट वन इज रॉन्ग, टू इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. अभी क्वेश्चन नंबर 58 है. अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो है ना, ये क्वेश्चन देखो. ठीक है, पहले पढ़ते हैं, बाद में बताऊंगा. विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी आफ्टर द 1950 1991. 1991 को क्या हुआ था, एलपीजी रिफॉर्म हुए थे. एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे, तो क्या किया था हम लोगों ने, अपनी जो इकोनॉमी है उसे ओपन कर दिया था. ओके, इकोनॉमिकल लिबरलाइजेशन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. ओके, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन. तो विथ प्रोडक्टिविटी रुपीज पर वर्कर एट 2004-5 प्राइजेस इंक्रीज इन द अर्बन एरिया व्हाइल इट डिक्रीजेस इन रूरल एरिया. ठीक है, देखते. द परसेंटेज शेयर ऑफ रूरल एरिया इन वर्क फोर्स स्टेडीली इंक्रीजेस. अभी देखो, मैंने कहा था स्टेडीली, रैपिडली, इनॉर्मसली, ये तो गलत होता है. तो पहले तो हम दो हटाएंगे, ये गया, अभी ये गया, बचा 3 4 और 3. मतलब 3 तो हर हालत में सही है. इन रूरल एरिया द ग्रोथ इन नॉन फार्म इकोनॉमी इंक्रीजेस, बराबर है ना. नॉन फार्म मतलब क्या, बाकी जो सपोज दुकानदार है, कोई फैक्ट्री में काम करता है, तो वो उनकी इकोनॉमी बढ़ गई थी क्योंकि ग्लोबलाइज हुआ था ना, वो बाहर उनका सामान बेच सकते थे. ठीक है. द ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीजेस. रूरल एम्प्लॉयमेंट डिक्रीज हुई क्या, तो सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है. क्योंकि लोग क्या कर रहे थे, अभी देखो एलपीजी रिफॉर्म हुए तो कंपनी देखो, उस एलपीजी रिफॉर्म हुए मतलब
ग्लोबली हमारी इकोनॉमी ओपन हो गई। ठीक है, तो बाहर के बिजनेस व्यापारी भी हमारे देश में आके चीजें बेच रहे थे, तो चीजें बना रहे थे, तो उनको भी क्या लगते थे, उनको लेबर्स लगते थे। फिर इंडियन लोगों ने भी कंपनीज ओपन की थी, क्योंकि गवर्नमेंट ने उन्हें कंपनीज ओपन करने के लिए अलग अलग इंसेंटिव दिए थे। तो क्या हुआ था, उन लोगों को जॉब मिल रहा था। तो वो जॉब कहाँ पे रहता है, इंडस्ट्रीज मोस्टली कहाँ पे रहती है, ठीक है, तो वो रूरल एरिया में रहती नहीं, अर्बन एरिया में रहते। तो ये जो रूरल एरिया के जो एम्प्लॉय थे, वो वहां जाके शिफ्ट हो रहे थे। तो ग्रोथ रेट इन रूरल एम्प्लॉयमेंट वो क्या हुई, डिक्रीज हो गई ना। तो आंसर है 3 और 4। ओके, अभी क्वेश्चन नंबर 60। अभी ये क्वेश्चन है, एकदम मस्त वाला क्वेश्चन है। इन इंडिया, अंडर साइबर इंश्योरेंस फॉर द इंडिविजुअल, विच ऑफ द फॉलोइंग बेनिफिट्स आर जनरली कवर in addition to the payment for the loss of fund and other benefits? अभी साइबर इंश्योरेंस के बारे में जो बेनिफिट्स है ना, उसके बारे में क्वेश्चन है हमें। ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिस्टोरेशन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम इन केस ऑफ मालवेयर डिस्टर्ब एक्सेस द वंस कंप्यूटर। मतलब बता रहे कि अगर आपके लैपटॉप को किसी मालवेयर डिस्टर्ब मतलब मालवेयर ने अटैक कर दिया, तो अब जो भी कॉस्ट है ना आपके कंप्यूटर सिस्टम की, वो पे किया जाएगी। ठीक है, देखेंगे, कॉस्ट ऑफ न्यू कंप्यूटर ऑफ सम मिसक्रिप्ट विलफुली डैमेजेस इफ इट प्रूव सो। अगर प्रूव हुआ कि आपने जानबूझ के, विलफुली बता रहे हैं उन्होंने, जानबूझ के आपने डैमेज कर दिया, और ये प्रूव हुआ, तो मेरे को बताओ, कोई भी जानबूझ के ऐसा करेगा, तो जो इंश्योरेंस एजेंसी है वो पैसे सच में देंगी? नहीं देगी ना। क्योंकि ये विलफुली किया है ना, तो लोग यही करेंगे। कुछ लैपटॉप पसंद नहीं आया तो विलफुली बोलेंगे, तोड़ देंगे, कुछ भी कर देंगे, कि बोलेंगे इसमें वायरसेस घुस गया है, कुछ भी बता देंगे। तो इससे तो कंपनी घाटे में चली जाएगी। मतलब सेकंड स्टेटमेंट तो हर हालत में गलत है। तो ये सेकंड यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1, 3, 4। ठीक है, तो ये सिर्फ कॉमन लॉजिक के बेस्ड क्वेश्चन था ये। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 61। अभी ये क्वेश्चन है ना, इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी ट्रिकी है, बट काफी मजेदार क्वेश्चन है ये। ओके, यहाँ पे बताया कि इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर एज पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। पहले समझते पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर होता क्या है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर refers to the government expenditure, refers to government expenditure that contribute to long term development, long term development and sustainable agriculture sector। ओके, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। मतलब क्या करेंगे, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बांधेंगे, टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, सोशल कैपिटल देंगे इनको, फिर वेरियस अदर इंसेंटिव्स देंगे, जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ होगी। अभी देखते हैं, फिक्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ऑफ ऑल क्रॉप। अभी पूरे क्रॉप को एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे, तो ये तो गलत है, क्योंकि इतना पॉसिबल ही नहीं ना। ये तो पूरे गवर्नमेंट को खुद के रिसोर्सेज पूरे खर्च करने पड़ेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट तो गलत है फिर। ठीक है, फर्स्ट को हटाते, फर्स्ट हटाया, ये गया, ये गया, ये गया, आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी ना थोड़ा इसको पढ़ते हैं, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग ऑप्शन भी होंगे। ठीक है, कंप्यूटराइजिंग ऑफ द प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, सही बात है। अगर इनको फैसिलिटीज देंगे, अभी हमने डिस्कस किया था कि टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे, तो ये भी आ गया। सोशल कैपिटल डेवलपमेंट, सोशल कैपिटल भी देंगे। अभी यहाँ पे देखो, फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई टू फार्मर। अगर फार्मर को फ्री इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई देंगे, तो क्या होगा, ये बर्डन करे ऑन गवर्नमेंट्स रिसोर्सेस। और वेवर टू एग्रीकल्चर लोन बाय बैंकिंग सिस्टम, इससे भी क्या होगा, गवर्नमेंट पर बर्डन आएगा। और हमें उन्होंने क्या कहा है कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, क्योंकि पब्लिक इन्वेस्टमेंट करनी है एग्रीकल्चर में। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट क्यों करते हैं, टू जनरेट प्रॉफिट, प्रॉफिट जनरेट करने के लिए करेंगे ना। और सिक्स स्टेटमेंट क्या है, कि कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी देंगे। अगर कोल्ड फिर ये इस तरह की फैसिलिटीज देंगे, तो क्या होगा,
कि जो भी उनका जो क्रॉप्स या फिर जो भी उनका ग्रेन है ना, वो क्या होगा, ज्यादा दिन तक चलेगा। मतलब वो अलग अलग मार्केट में उनका सामान बेच सकते हैं। अलग अलग मार्केट में उनको क्या फिरेगा मिलेगा, उनको डिमांड होगी तो उसको अच्छा प्राइस मिलेगा। तो इससे क्या होगा, मनी जनरेट होगा। मनी जनरेट, यही तो मेन फोकस है ना इन्वेस्टमेंट का। तो इसका सही आंसर है सी। ठीक है। ठीक। क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में ना चांसेस इस तरह के भी थे कि गवर्नमेंट एमएसपी प्रोवाइड करता है या फिर वेवर ऑफ एग्रीकल्चर लोन, काफी बार वेवर्स भी देता है। ओके, तो इस ये वाले जो स्टेटमेंट है ना, ए फोर एंड फिफ्थ, यहाँ पे काफी बार ना ट्रैप, मतलब एग्जाम प्रेशर में आप फंस सकते थे। बट इन्होंने मतलब कहा ही था कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर, क्या है, इन्वेस्टमेंट रिलेटेड था वो। अभी क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स या फिर पॉलिसीज वेयर अफेक्टिंग द प्राइस ऑफ राइस इन इंडिया इन द रिसेंट पास्ट। ठीक है, मेरे को कुछ भी नहीं पता यहाँ पे क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, रिसेंट पास्ट में बोला है उन्होंने। ये तो क्वेश्चन 2020 का था, और रिसेंट पास्ट मतलब 2015 से 2020 वाला था। जो वो नॉलेज तो हमें कुछ भी नहीं है। बट यहाँ पे उन्होंने अफेक्टिंग कहा है, बट उन्होंने नहीं कहा कि अफेक्ट अफेक्ट पॉजिटिवली अफेक्ट हो रहा है या फिर नेगेटिवली अफेक्ट हो रहा है। उन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं किया। मतलब अफेक्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ओके, दोनों भी इंक्लूड होंगे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, गवर्नमेंट ट्रेडिंग, गवर्नमेंट स्टॉक पिलिंग, कंज्यूमर सब्सिडी, ये चारों भी इसके अफेक्ट हो सकते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ओके। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। The volume of Indo-Sri Lanka trade has consistently increases in the last decade. Consistently, ट्रैप आ गया फिर से। तो फर्स्ट तो गलत है। फर्स्ट गलत है तो देखते हैं कौन सा। ये गया दो और तीन। अभी देखते। टेक्सटाइल एंड टेक्सटाइल articles constitute an important item of trade between India and Bangladesh. In the last 5 years, Nepal has been largest trading partner of India in the South Asia. तो थर्ड स्टेटमेंट गलत है, ये नेपाल नहीं है, बांग्लादेश है। ठीक है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन 2025 में भी बन सकता है, क्योंकि इंडिया और बांग्लादेश के जो रिलेशंस है उसमें काफी, मतलब आप समझ सकते हो कि जब से यूनुस यूनुस जो नाम का प्राणी आया है ना, वो उसने काफी मतलब काफी प्रॉब्लम खड़ी की है इंडिया के सामने। क्वेश्चन नंबर 62, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द टर्म इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इन द फर्म्स इन इंडिया। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, the higher a borrowing firm's level of the interest covering ratio, the worse is its ability to serve its debt। ठीक है, देखते हैं इसको। काफी कॉम्प्लिकेटेड सेंटेंस बना है उन्होंने। इट हेल्प्स इन इवोल्युएटिंग द इमर्जिंग रिस्क ऑफ अ फर्म दैट बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। हेल्प करेगा इवोल्यूट करने के लिए अगर कोई इमर्जिंग रिस्क है या नहीं है तो। मतलब ये तो पॉजिटिव बता रहे हैं, कुछ तो डेवलपमेंट बता रहे हैं, हेल्प करने की बात कर रहे हैं। स्टेटमेंट वन बताते हैं कि इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द प्रेजेंट रिस्क ऑफ फर्म दैट बैंक इज गोइंग टू गिव लोन टू। ये भी हेल्प करेगा रिस्क क्या है वो ये करने के लिए, तो ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। बट अभी वन टू तो सही है, बट थर्ड स्टेटमेंट सही है क्या नहीं है। देखो थर्ड स्टेटमेंट मैंने कहा था कि गुड की जगह पे बैड देंगे, बैड की जगह पे गुड देंगे, इंक्रीज की जगह पे डिक्रीज देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे वही है, ये वर्स नहीं है, ये एक्चुअली गुड। Okay. The higher a borrowing firm level of interest coverage ratio is good is its ability to serve its debt। ओके, ये स्टेटमेंट गलत होने के कारण आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ओके, अभी एक चीज याद रखना, जो हमारा इंटरेस्ट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो रहता है ग्रेटर देन वन, तो इट इज कैटेगराइज इन गुड। एंड आईसीआर लेस देन वन जो रहेगा तब ये बैड कैटेगराइज में आएगा। ओके, तो अभी क्वेश्चन कौन सा बचा है हमारा। ओके ठीक है, अभी बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। अगर कोई डाउट या फिर कुछ सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। ओके, थैंक यू।